तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, चाहे वो रीट हो, बीएसटीसी हो, चतुर्श्रेणी हो या कोई भी हो, उसमें आप गलतियां ना करें। देखो कुछ ऐसी गलतियां हैं ना, आप नहीं चाहोगे फिर भी आपसे हो जाएगी। ये गलतियां मैं अपने जो आसपास के मेरे भाई बहन दोस्त है वो सब देते हैं एग्जाम, वो करते हैं, फिर कहते हैं अरे भाई ये गलती हो गई, वरना मेरा ये हो जाता, मेरा पास हो जाता, मेरा सिलेक्शन हो जाता, ये गलती मेरे से हो गई। जो बड़े बड़े जो जॉब पे लग चुके हैं उनसे भी कभी कोई बात होती है तो वो कहते हैं कि अगर ये गलती मैं सुधार लेता तो मेरा 5 साल पहले ही सिलेक्शन हो जाता। तो ये गलती आज आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखो आप ध्यान रख पाओगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। ये मेरे रीट प्री का ओएमआर शीट है। तो देखो मेरे रीट प्री में 106 से लेकर 110 के बीच में नंबर आ रहे हैं। मैंने इसको आपके साथ शेयर नहीं किया था, और वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं चाहता था कि जो ऑफिशियल आंसर है मेरा, ऑफिशियल जो मेरे नंबर है वो आ जाए और वो आपके साथ में शेयर करूं। पर आज मेरे को ये करना पड़ रहा है क्योंकि मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है ना, जो बहुत से होते हैं क्या गलती करते हैं कि सबसे पहले पेपर को वो समझते नहीं है और इस तरह से करते हैं कि उनके पास लास्ट में रीजनिंग या मैथ्स ऐसा कुछ पोर्शन होता है ना जिसमें थोड़ा समय चाहिए होता है, उसको हल करने का समय नहीं बचता है, ठीक है ना। तो ये आपको गलती नहीं करनी। आपको पहले 10 मिनट इस तरीके के निकालने कि आप पूरा पेपर का एक पैटर्न समझ सको, है ना। पूरे पेपर को आप देखो, उसका पैटर्न समझ सको, और उसका पैटर्न समझ के आप ऐसी एबिलिटी निकालो अंदर से कि उस पेपर को आप सॉल्व करो ना, तो आपके जो 3 घंटे का जो भी समय हो उसमें सॉल्व हो जाए, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कैसे। तो जो पहले हम जब पेपर देखेंगे ना तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमको कंफर्म पता है कि भाई 100 करोड़ की शर्त लगा लो, करोड़ों की शर्त लगा लो, इसका आंसर तो ये ही है ना। कि जैसलमेर का कि जैसे कि चित्तौड़ का किला कहाँ पे, तो चित्तौड़ में है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो हमको पता है कि ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर तो यही है। तो जो ऐसे क्वेश्चन हो ना, जो जिनको आपका पता हो कि ऑब्वियसली यही आंसर है, भाई इसका आंसर तो यही है, मैं कंफर्म हूँ, तो क्या करोगे, सबसे पहले वो आंसर आप है ना ओएमआर शीट में गोला कर दोगे। बहुत से क्या करते हैं कि जो है ना, जो बुकलेट होती ना, बुकलेट में क्या करते हैं टिक लगा देते हैं, फिर लास्ट में जो समय बचता है उसमें क्या करते हैं ओएमआर में भरते हैं। तो देखो ये गलती बिल्कुल मत करना। अच्छे से देखना, जो आपको लगता है कि कंफर्म आंसर है, पहले आपने देखा पेपर, जो आपको लगता है कि कंफर्म आंसर है उसका वही है, तो आप बुकलेट में टिक मत करो, आप ओएमआर शीट में अच्छे से देखो और उसमें गोला भर दो गहरा सा, है ना। क्योंकि क्या होगा, देखो आप टिक लगाते हो, उसमें 5 से सेकंड लगेंगे, तो सारे टिक लगाने में कितना समय जाएगा, फिर आप वापस ओएमआर में गोला करोगे तो कितना समय जाएगा, 5-6 मिनट तो जाएंगे ही। तो अगर आप डायरेक्ट ही ओएमआर में लगा लोगे तो आपका समय बचेगा ना, आपको दोबारा भी नहीं लगाना पड़ेगा, उसी समय में हो जाएगा, है ना। तो पहले तो ये बात कंक्लूजन ये कह रहा हूँ कि मैं अभी तक इतना बोलने वाला कि जो आप है सबसे पहले पेपर देखोगे इस तरह से पेपर को समझोगे कि आप जो समय है उसमें उस पेपर को हल कर पाओ, अच्छे से कर पाओ, और ये ना हो कि पीछे आपके क्वेश्चन रह जाए कि आपने हाँ मैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाया, मेरे तो क्वेश्चन छूट गए, ठीक है ना। क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट हमारा ही बिगड़ता है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ आप ये करोगे, अच्छे से पेपर को देखोगे क्या क्या करना है, और जो आपको कन्फर्म आंसर आते हो ना उनको तो ओएमआर में भर देना। फिर बचते हैं कन्फ्यूज़न वाले। हमको क्या होता है, कुछ कन्फ्यूज़न होती है, ये होती है, तो इसमें ध्यान रखना। इस रीड प्री में अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने 4 क्वेश्चंस में ई ऑप्शन लगाया हुआ है। तो देखो A, B, C, D ये चारों ऑप्शंस होते हैं आंसर, और जो ई ऑप्शन होता है वो इसलिए होता है कि चलो आपको ये नहीं आता हो तो आप ई लगा दो। पर रीड प्री में तो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो ई लगाने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। ई क्यों लगाए, वो तो ऐसे हमको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, हम ई क्यों लगाए। पर मैंने 4 वो ई इसलिए लगा दिए थे क्योंकि उनका आंसर डी था। मैंने हड़बड़ाहट में डी की जगह क्या कर दिया, ई पे ओएमआर पे गोले फेर दिए। तो वो 4 क्वेश्चंस मेरे को सही आ रहे थे पर मेरे गलत हो गए। चलो ये तो रीड प्री था, निकल गया। अगर ये मेंस होता तो सिलेक्शन रुक जाता, नहीं रुक जाता। तो आप पेपर को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, ठीक है, समय का सदुपयोग करना और सही तरीके से गोले भरना, ये भरना, और इस तरह से समझना, है ना, कि बुक में टिक लगा रहे हो, नहीं बुकलेट में नहीं लगाना, डायरेक्ट ओएमआर में आंसर भरो, ठीक है। और क्या है कि जो आप सॉल्व करो ना मैथ्स के क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस, तो कभी कभी क्या होता है, आप जो प्रश्न को आसानी से पढ़ोगे ना, मैथ्स के रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कि रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है, मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, तो कभी कभी आप आंसर से भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, है ना। तो आप जो आंसर आपको नहीं आ रहे हो ना, थोड़ा सा समय निकाल के उनको अच्छे से पढ़ो, गौर से पढ़ो, ठीक है ना, ये गलती भी नहीं करनी। और देखो बहुत सी चीज़ें हैं, अभी पशु परीक्षा का मैंने एग्जाम दिया था, मेरा फर्स्ट लिस्ट में उसमें 28,000 रुपये नाम आया था और मैं था फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो अगर मैं भी 6th शिफ्ट में होता तो मैं टॉप करता, क्योंकि मेरे 25-28 नंबर प्लस हो जाते, पर मेरे तो 3-4 नंबर और माइनस हो गए, तो मेरा सिलेक्शन रह गया। पर किसको क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है ना। नॉर्मलाइजेशन कितना भी आंदोलन हो गया, चल लिया, हटा क्या, जिनका सिलेक्शन होना था 6th शिफ्ट वालों का हो गया, तो आगे भी क्या पता बीएसटीसी में भी नॉर्मलाइजेशन हो जाए, चतुर्श्रेणी में हो जाए,
तो इसलिए जो हमारी जो तैयारी है ना वो बिल्कुल अच्छी रखनी है, यही कहना चाहता हूँ। और बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ अगर आपने मेरे शब्दों पे ध्यान दिया होगा तो कुछ आपको समझ में आया होगा। और बस आज